Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education Wire. So today we are going to tell you about the French Revolution, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति या फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसकी शुरुआत कब हुई, इसके कॉजेस क्या थे, इसके इफेक्ट क्या थे एंड इसके आउटकम क्या थे। तो कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि लास्ट किंग कौन सा था जिसकी वजह से यहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों ने रिवॉल्यूशन की मांग की, क्रांति आई यहाँ पर। इसके अलावा हम साथ साथ ये भी जानेंगे कि इसके बाद में जब रिजल्ट आने के बाद इसका आउटकम आया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आउटकम क्या आया, इसका रिजल्ट क्या आया। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि कौन सा किंग आया, उसने क्या क्या काम किया यहाँ पर, और रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए। अदर देन दिस हम ये भी जानेंगे कि फ्रांस का यहाँ पर फेमस स्लोगन क्या था, नेशनलिटी किस तरीके से आई, चेंजेस क्या क्या आए। तो इन सब चीज़ों को आज हम जानने वाले हैं इसी एक वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। तो कॉजेज जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा रूल ऑफ लुइस 16। तो ये जो है ये किंग थे जिस टाइम पर फ्रांस में ये रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति आई, ये फ्रांसीसी क्रांति यहाँ पर आई। सो लुइस 16 वहाँ पर रूल कर रहे थे। ये टाइम था 1789 का। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था ये स्टार्ट हुआ 1789 में, और 1790s के अराउंड, कुछ लोग 1794 लिखते हैं इसे और कुछ लोग 1799। तो बेसिकली हम कह सकते हैं 1789 से 1790s के टाइम तक ये चला। तो जब ये रूल था रूल ऑफ लुइस 16 का, तो ये कह सकते हैं हम कि ये लास्ट किंग था यहाँ पर फ्रांस का। So when he became the ruler of the France in 1774, he had drained the financial resources of the France in wars. तो बेसिकली उसने बहुत सारा पैसा वॉर पर स्पेंड कर दिया। अब इन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। अब ये टैक्सेस इंक्रीज हुए तो जो आम जनता थी वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रांति आई, रिवॉल्यूशन आया, लोगों ने मांग की कि इन सब चीज़ों में सुधार किया जाए। तो ये जो लुइस 16 थे, इन्होंने यहाँ पर इतना टैक्स लगा दिया आम जनता पर, जिसकी वजह से आम जनता ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। तो अभी हम कॉजेस को जान रहे हैं कि कॉजेस क्या थे डिवीज़न के और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या कॉजेस थे। तो अभी बात करते हैं, एक तो हो गया यहाँ पर टैक्स इंक्रीज हुए, लुइस 16 रूल कर रहा था जो कि लास्ट किंग था। अभी है डिवीज़न ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। तो अब ये डिवीज़न क्या था, देखिए फ्रेंच सोसाइटी जो है वो एस्टेट्स में बटी हुई थी, यानी कि 3 एस्टेट्स। अब ये एस्टेट्स क्या थे, ये एस्टेट्स थे सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप के बेसिस पर डिवाइड थी पूरी सोसाइटी 3 तरीके के। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स जो थे वो 10% थी पूरी पॉपुलेशन का, जैसे कि क्लर्जी, नोबल, ये पूरी पॉपुलेशन जो थी, यानी कि जो अरिस्टोक्रेट, जो कि रिच पीपल थे, वो लोग वहाँ पर रहते थे, पूरी पॉपुलेशन उन्हीं की थी। तो जो पहले 2 एस्टेट थे, फर्स्ट एस्टेट एंड सेकेंड एस्टेट, वहाँ पर 10% पॉपुलेशन रहती थी जो कि रिच लोग थे। अब ये लोग हर तरह से इंजॉय कर रहे थे, लेकिन बाकी के जो 90% के लोग थे वो थर्ड एस्टेट में रहते थे, जो कि सारे टैक्सेस को पे करते थे। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन देखकर लोगों ने यहाँ पर रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है लोगों को रिवॉल्यूशन की तरफ ले गया। अब देखिए राइजिंग प्राइस, अब प्राइस इंक्रीज हुआ तो बेसिकली इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ गई। खाने पीने की चीज़ों के, फूड ग्रेन्स के, इन सब चीज़ों के दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ती चली गई। तो पुअर पीपल जो थे इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और जिसकी वजह से रिवोल्ट शुरू हो गया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक कारण ये भी है इन्फ्लेशन, राइजिंग प्राइजेस। इंस्पिरेशन ऑफ फिलोसोफर, कुछ फिलोसोफर थे जैसे कि जॉन लॉक। अब इन लोगों ने, वो बहुत सारे फिलोसोफर हैं जिनके नाम काफ़ी फेमस है यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर। तो इन लोगों ने, ये जो फिलोसोफर हैं, इन्होंने लोगों के सामने एक सोसाइटी को पोर्ट्रे किया जिसमें लोगों के पास फ्रीडम है, इक्वल लॉज हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इन फिलोसोफर के आइडियाज़ इंस्पायर्ड थे। ये जो पीपल हैं फ्रांस के, ये इन लोगों से, फिलोसोफर से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, जिसकी वजह से अब वो इस तरह की सोसाइटी चाहते थे जैसा फिलोसोफर ने उनके सामने पोर्ट्रे किया कि इक्वल लॉज, इक्वल सोसाइटी, हर एक तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ में मिल रही हैं लोगों को। तो जब उन्होंने इस तरीके की सोसाइटी देखी तो उन्होंने चाहा कि हमारी सोसाइटी भी इस तरीके की बननी चाहिए। अब है रोल ऑफ मिडिल क्लास। रोल ऑफ मिडिल क्लास क्या था, देखिए हर सोसाइटी में एक मिडिल क्लास का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो अब 18th सेंचुरी में मिडिल क्लास भी सामने आई। ये वो लोग थे जो एजुकेटेड थे और जॉब करते थे। तो एजुकेटेड लोग जब ये डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे तो रिवोल्ट तो होगा ही। सो इन फ्रांस
people were unable to live with the basic necessities and rights that were being promised to them. तो जिस टाइम पर लुइस 16 यहाँ पर रूल कर रहे थे, जो किंग थे, लास्ट किंग, उन्होंने इस तरीके की सोसाइटी के लिए बोला था कि हर एक को इक्वल लॉज मिलेंगे, इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, लेकिन ऐसा सब नहीं हो रहा था। तो जब एजुकेटेड लोगों ने इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन देखा कि सिर्फ 10% पॉपुलेशन जो है वो मज़े कर रही है, इंजॉय से रह रही है, जो कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग हैं, बाकी सब कुछ जो टैक्सेस हैं, जो भी चीज़ों को सफ़र करना है जिन चीज़ों से, वो सब कुछ थर्ड स्टेट के लोग कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग जो जॉब करते हैं वो इस चीज़ को सहन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है इक्वल लॉज कैसे होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको मिलनी चाहिए। तो इसके बाद एक फेमस स्लोगन भी है, एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर एक फेमस स्लोगन अपनाया गया जिसे बोला गया लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। देख सकते हैं आप यहाँ पर फेमस स्लोगन जो है, रिवॉल्यूशन के टाइम पर ये फेमस स्लोगन अपनाया गया, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। सो व्हाट वाज फ्रेंच रिवॉल्यूशन? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था क्या, इसको अगर क्लियर वे में समझे तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्रांस व्हेन द पीपल ओवरथ्रू द मोनार्की एंड टुक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये था जिस टाइम पर फ्रांस के लोगों ने मोनार्की को हटाकर, यानी कि जो तानाशाही है या एक किंग को हटाकर वहां पर कंट्रोल लाए गवर्नमेंट का। So the revolution came to an end in 1799 when a general named Napoleon overthrew the revolutionary government and established a French consulate with Napoleon as a leader. So we can say that at the end of the French Revolution, Napoleon comes. तो एंड में नेपोलियन यहाँ पर आए जिन्होंने रूलिंग की और ये रिवोल्यूशन खत्म हुआ 1799 में। इसके बारे में भी डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी आगे की वीडियो में। सो अब आउटकम क्या निकले? द फ्रेंच रिवोल्यूशन कंप्लीटली चेंज द सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस। तो ऑब्वियसली आउटकम यही होगा कि रिवोल्यूशन हुआ है, क्रांति हुई है, तो कहीं ना कहीं सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो चेंज होना ही है फ्रांस का। इट पुट एन एंड टू फ्रेंच मोनार्की, फ्यूडलिज्म एंड टुक पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द कैथोलिक चर्च। फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद मोनार्की, ये जो किंग का रूल था, तानाशाही, फ्यूडलिज्म और ये जो पॉलिटिकल पावर थी जो रूल कर रही थी, ये सब कुछ, और कैथोलिक चर्च भी जिसके पास पावर थी, ये सब कुछ खत्म कर दिया गया, जो इक्वल राइट लोगों को दिए गए। इट ब्रोट न्यू आइडियाज टू यूरोप इंक्लूडिंग लिबर्टी एंड फ्रीडम फॉर द कॉमनर एज वेल एज द अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी एंड द राइट्स ऑफ विमेन। तो ये आउटकम निकला उसका, ये जो क्रांति हुई, लोगों ने आवाज उठाई, उसके बाद न्यू आइडियाज आए यूरोप में। एक तो मोनार्की हटा दी, फ्यूडलिज्म साइड हो गया, दूसरी चीज कैथोलिक चर्च के पास जो पावर थी वो खत्म हो गई, लोगों के पास लिबर्टी, फ्रीडम, ये सब चीजें आई। अब ये स्लेवरी जो है वो भी खत्म कर दी गई और विमेन के पास भी राइट्स आए। Although revolution ended with the rise of Napoleon, the ideas and reform did not die. These new ideas continued to influence Europe and helped to shape many of the Europe's modern day government. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रिवोल्यूशन खत्म हुआ जब नेपोलियन आए। तो नेपोलियन आने के बाद ये जो रिफॉर्म है वो सब कुछ खत्म नहीं हुआ, लोगों के आइडियाज़ वैसे ही रहे, लोगों की थिंकिंग वैसे ही रही, लोग अब इक्वेलिटी चाहते थे, लिबर्टी चाहते थे। तो ये जो आइडियाज़ हैं इन सब चीज़ों ने शेप किया, इन सब चीज़ों ने एक शेप दी यूरोप की मॉडर्न डे गवर्नमेंट को, जो कि आज है यूरोप की गवर्नमेंट। उन सब चीज़ों को शेप दी इन आइडियाज़ ने। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से ये सब कुछ सुधार होना शुरू हुआ। So no doubt Napoleon had destroyed democracy in France, but in administration sphere. He had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. तो जब तक नेपोलियन था डेमोक्रेसी तो तब भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर लिबर्टी, इक्वेलिटी और फेटर्निटी आ गई थी। लोगों को फ्रीडम चाहिए थी जो कि उन्हें मिल भी रही थी, क्योंकि लोग रेशनल हो गए थे, क्वेश्चन करने लगे थे हर एक चीज़ को। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी किंग आएगा उसे लोगों के हिसाब से चलना होगा, अदरवाइज लोग उसकी पावर को ख़त्म कर देंगे और सारी पावर जो है गवर्नमेंट के हाथ में दे देंगे। इसी वजह से नेपोलियन ने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा और लोगों की डिमांड के साथ उन्हें इक्वेलिटी, उन्हें फ्रीडम, राइट टू वोट और विमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी शुरू की। सो नेपोलियन अबॉलिश्ड ऑल प्रिविलेज बेस्ड अपॉन बर्थ। नेपोलियन ने उन सब चीज़ों को हटा दिया जो कि बर्थ राइट बोलकर अमीर लोगों के पास ऑलरेडी आते थे। जो रिच पीपल थे वो लोग अपना बर्थ राइट बोलकर उन चीज़ों को ले लेते थे। तो बेसिकली नेपोलियन ने इस तरीके की सभी चीज़ों को, सारे राइट्स को हटा दिया। ही एस्टेब्लिश्ड इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इंट्रोड्यूस द राइट टू प्रॉपर्टी।
तो यहाँ पर नेपोलियन ने इक्वेलिटी इंट्रोड्यूस की कि सब लोगों के पास इक्वल राइट्स है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। Other than this, we can say he simplified the administration division, abolished the feudal system and freed prism। तो इन्होंने सिंप्लीफाई किया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को, डिवीजन को, अबोलिश कर दिया फ्यूडल सिस्टम को, और इनके रूलिंग के टाइम पर पीजेंट्स भी फ्री हो गए, किसी तरीके की कोई स्लेवरी भी नहीं थी, इन सब चीज़ों को हटा दिया गया, और जो पीजेंट्स थे उनके ड्यूज को भी माफ़ कर दिया गया, जो उन लोगों ने कर्ज ले रखा था उसे भी माफ़ कर दिया। ही इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों को भी इम्प्रूव किया। पीजेंट्स, आर्टिशियंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन वर गिवन एक्सटेंसिव फ्रीडम। अब पहले के टाइम पर क्या होता था कि जो लोग रिच हैं वही लोग काम करे जा रहे थे, वही लोग पैसा कमा रहे थे, हर एक चीज़ को वही लोग एंजॉय कर रहे थे। लेकिन आज अब ये नेपोलियन के टाइम पर क्या हुआ, हर एक इंसान को इक्वल फ्रीडम दी गई, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई। तो जो नए पीजेंट्स थे, आर्टिशियंस थे, वर्कर थे या बिजनेसमैन थे, उन सब लोगों को इक्वल राइट्स थे कि वो आगे बढ़े अपने बिजनेस में। He introduced uniform laws, standardized weights and measures, and introduced a common national currency. Such measures facilitated the movement and exchange of goods and capital from one region to another. So basically सबके लिए laws equal थे, सभी को equal rights थे, एक common national currency लागू कर दी गई सबके लिए, और वो करेंसी यूज़ की जाने लगी लेन देन में, बिजनेस के लिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स के लिए। सो वी कैन से दैट नेपोलियन के आने के बाद इस तरीके के सुधार हुए। सो व्हाट डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी कंसीडर्ड एज द मिशन ऑफ द फ्रेंच नेशन। सो बेसिकली क्या क्या काम किए फ्रेंच रिवोल्यूशनरी, जो लोग रिवोल्ट कर रहे थे या फ्रांसीसी क्रांति में जो लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे, तो उन्होंने इस मिशन को कैसे सक्सेसफुल बनाया कि इसे फ्रेंच नेशन बनाया जाए, सबके पास इक्वल राइट्स हों, इन सब चीज़ों को किस तरीके से सक्सेसफुल बनाया गया। So the French Revolutionary considered it as the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism। तो यहाँ पर फ्रेंच रिवोल्यूशनरी का मेन मकसद जो था लिबर्टी थी, इक्वालिटी थी, एंड अदर देन दिस ये डेपोटिज्म को हटाना था, यानी कि ऑप्रेसिव गवर्नमेंट को रिमूव करना था वहाँ से। सो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789। तो हम कह सकते हैं कि जो नेशनलिज्म का फर्स्ट क्लियर कट एक्सप्रेशन हमारे सामने आया वो फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पर आया, जो कि 1789 में स्टार्ट हुआ। द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स इन दिस रिगार्ड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल। दीज मेजर्स वर एज फॉलोज। तो अब यहाँ पर ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नए मेजर्स को, क्योंकि उनका मेन मकसद जो था उसको एक फ्रेंच नेशन बनाना था, यानी कि सबके पास इक्वल राइट हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, इन सब चीज़ों को लेकर। तो अब इस चीज़ को कैसे पॉसिबल बनाया गया, क्या क्या मेजर्स लिए गए इसके लिए, उसकी बात करते हैं। सो दे मेड द आइडिया ऑफ फादरलैंड पॉपुलर अमंग द सिटीजन्स। दीज आइडियाज लेड स्ट्रेस ऑन द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी enjoying equal rights under a constitution। तो यहाँ पर फादरलैंड इस वर्ड का यूज़ किया गया, यानी कि हम कह सकते हैं सबके लिए इक्वल है, यहाँ पर जो लोग भी रहते हैं सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सब लोग इक्वल हैं। इक्वालिटी पर, लिबर्टी पर, फ्रीडम पर, इन सब चीज़ों पर जोर दिया गया। दे चोज अ न्यू फ्लैग, द ट्राई कलर वॉज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। तो फ्लैग भी न्यू इंट्रोड्यूस किया गया जो सभी मानेंगे। सो बेसिकली ये चीज़ें नेशनैलिटी के लिए, एक तरीके से हम कह सकते हैं इन शॉर्ट देशभक्ति के लिए, अपने देश के लिए जो फीलिंग है उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि सभी के लिए वो देश समान है और देश के लिए सभी लोग समान हैं। द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय अ बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड इट वॉज रीनेम्ड एज अ नेशनल असेंबली। तो जो पहले हमने आपको बताया कि ये जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड थी 3 एस्टेट में, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट में रिच लोग रहते थे, जो 10% पॉपुलेशन होती थी, जो सब तरीके की चीज़ें, सब तरीके की प्रिविलेज, सब चीज़ों को एंजॉय कर रही थी, और बाकी के टैक्सेस जो पे करने पड़ते थे वो थर्ड एस्टेट के लोगों को करने पड़ते थे, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट में अरिस्टोक्रेट लोग रहते थे और थर्ड एस्टेट में पुअर पीपल रहते थे, जिनको सब टैक्सेस से सफ़र करना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर नेपोलियन के आने के बाद क्या हुआ, क्योंकि वो सबको इक्वलिटी दे रहा था, तो अब यहाँ पर ये चीज़ अनाउंस की गई कि ये जो एस्टेट हैं इनके ऊपर जो गवर्निंग बॉडी होगी उसको इलेक्ट किया जाएगा, उसको वोटों के आधार पर चुना जाएगा, और उसका नाम भी बदलकर द नेशनल असेंबली रख दिया गया। सो न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टर्स वर
commemorated in the name of the nation. तो नए हिम्स, नए स्लोगन्स अपनाए गए जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. And a centralized administration system was put in place which formulated uniform laws for all the citizens of the country. तो एक centralized administration system लागू किया गया जो कि सबके लिए इक्वल होगा, सबको इक्वल नज़र से देखेगा. एक तरीके से गवर्नमेंट कह सकते हैं, बट पूरी तरीके से गवर्नमेंट नहीं थी, पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं थी. यहाँ धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन नेपोलियन ने वो सब चीज़ें यहाँ पर लोगों को दी जो लोगों ने डिमांड की थी. तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एक पूरी तरीके से सेंट्रल बॉडी एक फ्रेम की गई जिसमें यूनिफॉर्म लॉज यानी कि इक्वल लॉज बनाए गए सब सिटीजन्स के लिए उस कंट्री के. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन. आई होप यू गाइज लाइक इट. इफ यू लाइक इट, hit like, share it and subscribe it. Thank you.